प्रकाश। प्रकाश क्या है? वह विकिरण या ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। कहने का तात्पर्य यह है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं या देख पाते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। प्रकाश पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अन्य किताबों में, सभी किताबों में, किसी किताब में अलग अलग दिया हो सकता है ये डाटा, लेकिन प्रचलित रूप से ऐसा कह सकते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। स्टार्ट। अब हम सीखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश जो होता है, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया भी था कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला गुण तो ये हो सकता है ना। दूसरा गुण, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है वो माध्यम पर, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम से चल सकता है, परंतु प्रकाश माध्यम पर निर्भर करता है। परंतु प्रकाश, ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो माध्यम पर निर्भर है। माध्यम पर क्या है? निर्भर है। निर्भर का मतलब ये है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी चाल भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे अगर वायु की बात की जाए या निर्वात की बात की जाए, वायु या निर्वात में, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वही यदि हीरा एक दूसरा अन्य माध्यम है, हीरे में अगर चाल की बात की जाए तो इसकी चाल समथिंग 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में कैसे? इसके लिए एक सिंपल सा हम कर सकते हैं। जैसे एक पाइप ले सकते हैं, ठीक है, और उस पाइप के आगे अगर हम टार्च जलाते हैं तो प्रकाश इससे बाहर निकल आता है। लेकिन अगर यही जगह पर अगर हम पाइप को एक मुड़ा होकर पाइप लेते हैं इस टाइप से कुछ ऐसे, और फिर हम टार्च जलाते हैं ऐसे, तो प्रकाश इससे बाहर नहीं निकलता है। इससे सिद्ध होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, जो अभी हम आगे आपको बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन को अगर समझ सकते हैं, जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर अगर हम टार्च का प्रकाश डालेंगे तो इस बोर्ड से टकराकर जो प्रकाश है वो वापस हो जाएगा। यही घटना क्या है? परावर्तन। ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे हमने एक ब्रश ले लिया, इस पे नीचे लगी है पॉलिश, ऐसे कोई पॉलिश लगा दी, यानी पेन। पॉलिश का मतलब छोटे से पेन लगा हुआ है, ठीक है। इससे मतलब क्या है? जिसका मतलब ये, अगर इस पर हम प्रकाश डालेंगे तो कोई भी जो कण होगा प्रकाश का वो इसके बाहर निष्कार पर के नीचे नहीं जाएगा। इससे इस पॉलिश का मतलब यही है, ठीक है। जब प्रकाश कण आई इस तल से टकराया तो क्या हुआ? जिस तल से टकराता है उस तल से जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को हमने नाम दे दिया आपतन बिंदु। क्या नाम दे दिया? आपतन बिंदु हो गया, ठीक है। इस बिंदु से टकराया और टकराने के बाद ऐसे ही इसी माध्यम में वापस चला गया। इसी माध्यम का मतलब, जैसे ऊपर कौन सा मान लेते हैं, ये कौन सा माध्यम है? वायु है। तो इसी माध्यम में आया था और टकरा कर इसी माध्यम में वापस चला गया। तो जब प्रकाश कण आया था तो प्रकाश कण किसी तल से, और तल पे क्या लगी है? पॉलिश। अर्थात प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में, जैसे वायु में आया था तो वायु में ही उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो वापस लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात वैसे कह सकते हैं कि प्रकाश किरण का किसी पॉलिशदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
क्या और तो कह सकते हैं, सरल कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उस तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश कण आई थी उस कण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो इस तल से टकराने के बाद वापस चली गई थी इसे कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु के ऊपर एक हम लंब खींच लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश कण आ रही थी उस कण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो तल से टकराने के बाद वापस चली गई थी उसे क्या कहते थे? परावर्तित किरण कहते थे, इस तरह से टकराने के बाद। और इस बिंदु को क्या कहते थे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींच लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको आई से लिखते हैं। और परावर्तित कण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको आर से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। अब हम सीखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम समझने के लिए पहले हम कुछ चीजें ध्यान देते हैं। जो कण आई थी, जो पृष्ठ की ओर आई थी उसको क्या बोलते हैं? आपतित कण। जिस बिंदु से टकराई थी उस बिंदु का क्या था? आपतन बिंदु। और जिस बिंदु टकरा के वापस चली गई थी यानी परावर्तित हो गई थी, क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतित किरण और इस आपतन बिंदु पर एक हमने लंब खींच लिया था जिसे क्या कहते थे? अभिलंब। आपतित कण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसको आई से लिखते हैं। अभिलंब और परावर्तित कण, परावर्तित कण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रकट करते हैं। अब सीखेंगे परावर्तन के नियम। जी, हम जानते हैं परावर्तन के नियम सीखते हैं। परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के दो नियम है। जैसे मैं बताया था, जो कण आ रही थी तो उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। तो आपतित किरण और इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा मैंने बताया था, अगर ये मान लेते हैं कौन सा तल है? वायु। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को आई से लिखते हैं। आपतन योग या कोण, आपतन कोण योग या परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर। या ये कह सकते हैं परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात अगर ये कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30। यदि आपतन कोण 30 तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 30 होगा।